हाय फ्रेंड्स। आप सबों के बीच इकोनॉमिक्स का क्लास लेके आए हैं और इस इकोनॉमिक्स के क्लास से आप लोग को फ़ायदा यूपीएससी एग्ज़ाम, आपका नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, ठीक है, यूजीसी नेट। उनके बाद आपका तमाम जेपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम है ऑल ओवर इंडिया का। उनके बाद आपका आप यूजी या पीजी यानी कि बीए में अगर आप कर रहे हो तो या फिर इंटर आप कर रहे हो, इनके लिए इकोनॉमिक्स का आपका एक बेसिक क्लास है। ठीक है, बेसिक से हाई की ओर ले चलेंगे और ये आप लोग के लिए बहुत सहायता करने वाला क्लास है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को स्टार्ट करने से पहले बताएं कि ऐसी क्लास आप लोग को लगातार मेरे ओर से लाते रहेंगे। और ये एक एनसीईआरटी सार का संक्षेप है ना, मतलब 6 से आपका 12 तक पूरा आपका एग्जाम्पल के साथ लिया गया है। तो ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को बतलाइए और शेयर कीजिएगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। होता क्या है इसमें, हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट में आपका अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, समझ गए कि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अर्थशास्त्र को, है ना, क्या कहते हैं, धन का शास्त्र। क्या कहा जाता है? धन का शास्त्र कहा जाता है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। आप लोग बता दें, अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या होता है। उसके अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है और उनका विश्लेषण भी किया जाता है। समझ गए? अब आप लोग को बता दें, अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, इनके प्रमुख 5 स्तंभ ये है कि आपका पहला उत्पादन, है ना, किसी वस्तु को उत्पादन करना, समझ गए, नए सिरे से। उनके बाद उपभोग, उत्पादन करने के बाद उपभोग। ठीक है, उनके बाद वितरण, उनके बाद आपका चौथा है विनिमय, उनके बाद आपका लोकवित्त है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ है। इसके बिना आपके अर्थशास्त्र है ही नहीं। समझ गए? आप ये सब मिला के आपको एक अर्थव्यवस्था की रंग रूप बनता है और बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था का उत्पत्ति कैसे हुआ है। ठीक है, तो ओइकोस प्लस नोमोस, है ना। ओइकोस का अर्थ होता है घरेलू, ठीक है, और नोमोस के अर्थ होता है प्रबंध। दोनों मिला के होता है ओइकोसनोमिया। ठीक है, और ओइकोसनोमिया जो है ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है और इसका अर्थ आपका अर्थव्यवस्था है। समझ गए? अब देखिए, आप लोग को देखने वाले हैं इस सार के अंतर्गत कि आधुनिक अर्थशास्त्र में उपयुक्त परंपरागत, ठीक है, क्षेत्रों के अध्ययन के साथ साथ अनेक नई संकल्पनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे में आधुनिक अर्थशास्त्र के साथ क्या क्या इसमें ऐड किया जाता है, संकल्पनाएं क्या क्या है, जैसे राजस्व, ठीक है, जन कल्याण, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, ठीक है, फिर बैंकिंग। ये सब आपके और भी आदि एटीसी है। तो बताया जा रहा है कि ये सब का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वानों के मत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग को आना चाहिए। इसके ऊपर 5 जो पॉइंट देखे वो आना चाहिए। ठीक है, और ये एग्जाम क्रैक करने के लिए सब ठीक ठाक है, सभी एग्जाम के लिए। कहता है अल्फ्रेड मार्शल, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, कह रहा है कि आपका अल्फ्रेड मार्शल, आपका अर्थशास्त्रियों का मानना है, अल्फ्रेड का अर्थशास्त्री का मानना है कि क्या है, व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। कौन? अर्थशास्त्र। सेकंड, एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। समझ गए? ये सब हम लोग देख रहे थे, पहले भी देखे थे बच्चा क्लास में, है ना, 9, 10, 11 में। चलिए अब आगे देखते हैं रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। समझ गए? तो इसमें क्या क्या रॉबिन्स बोले, एक विज्ञान है,
जिसमें मानव व्यवहार के साथ में उनकी आवश्यकता, उनकी इच्छा और उपलब्ध संसाधन का वैकल्पिक प्रयोग के बीच जो आपसी जो संबंध बनता है वही मेरा अर्थशास्त्र है। आपका कौन कहते हैं इसे? रॉबिन्स। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते क्या है। कहता है कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, ठीक है, जिसकी धुरी धन है। धुरी के समान कौन कार्य करता है अर्थशास्त्र में? आपका धन के चारों ओर घूमती है। समझ गए? अर्थव्यवस्था, आपका अर्थशास्त्र जो है धन के चारों ओर घूमती है और जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, जन कल्याण, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किसके कारण? धन के कारण। समझ गए? ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। समझ गए? जब आपके देश से बाहर की बात हो, है ना, देश विदेश की बात हो, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहेंगे। कहता क्या है कि अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज की तरह से दुर्लभ संसाधनों की आवश्यकता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। समझ गए? कह रहा है कि समाज की किस तरह से दुर्लभ संसाधन की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। समझ गए? मतलब हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जो है, ठीक है, हमारे बीच में जो है, और उससे रूपांतरित करके, है ना, उसे आपका कह सकते हैं फैक्ट्री, कल कारखाना में, है ना, तरह तरह का गलाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, उसका आपका उत्पादन किया जाता है, नया नया वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि उत्पाद तैयार करता है। सेकंड क्या कहता है इसमें कि व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं, व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती है और यह चयन संसाधनों के उपयोग के समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ गए? मतलब व्यक्तिगत, फर्म, सरकार और अन्य ऐसे जो संस्था हैं जहाँ पर आपका क्रय विक्रय, रुपया पैसा, है ना, कार्य होता है, उसका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें। अब देखिए एडम स्मिथ का कुछ दिया हुआ है कि आपका एडम स्मिथ, ठीक है, कब? 1723 से 1790, ठीक है। एडम स्मिथ का जीवन काल 1727 से 1790 को, है ना, उनका क्लियर होता है, जीवित रहते हैं, ठीक है, को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है ना, पिता कहा जाता है। और कहता है कि उनकी पुस्तक, ठीक है, उनकी पुस्तक, कौन सा पुस्तक? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, जो ये वाला बुक देख रहे हैं, 1976 से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। ठीक है, 1976 का एडम स्मिथ के आने के बाद उनके बुक में अर्थशास्त्र का, ठीक है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र का, मतलब अर्थशास्त्र का जिक्र किया जाता है, और वहीं से आपका कह सकते हैं 1976 से शास्त्रीय अर्थशास्त्र का आपका उद्भव माना जाता है। और इस तरह से हम लोग का एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का पितामह, है ना, जनक कहलाते हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र को दो रूप में डिवाइड कर सकते हैं, एक विज्ञान के रूप में और एक कला के रूप में। विज्ञान के रूप में कैसे? तो विषय पर क्रमबद्ध अध्ययन, है ना, आप लोग सभी को जानते हैं कि क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान है ना। उनके बाद पूर्व अनुमान पर आधारित, क्या कहता है कि पूर्व अनुमान पर आधारित, ठीक है। अब उनके बाद फिर क्या कहता है? विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन, ठीक है, विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन। और उनके बाद विज्ञान का जो चैप्टर है, विज्ञान के स्वरूप में, ठीक है, कहता है कि
कार्य कारण प्रभाव के संबंधों की व्याख्या करता है, इसलिए इसे विज्ञान के रूप में मानते हैं, रखा गया है। अब अगला क्या है, कला के रूप में। ठीक है, कला के रूप में कैसे, तो कह रहा है कि दैनिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, दिन प्रतिदिन इसका उपयोग प्रयोग किया जाता है। उनके बाद है कि व्यवहारिकता से संबंधित है। ठीक है, उनके बाद क्या बोला जाता है कि कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति। समझ गए। उनके बाद एक दैनिक जीवन से कलात्मक संबंध रखता है। तो इस तरह से हम लोग को अर्थशास्त्र को दो रूप में बांटा गया है। ठीक है, विज्ञान के रूप में और कला के रूप में। ठीक है, अब हम लोग देख लिए। अब सैमुअल्सन क्या कहते हैं। सैमुअल्सन एक अर्थशास्त्री है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के कहना है कि अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम, ठीक है, अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। समझ गए। अब बताया गया कि ये क्या है, रानी का दर्जा दे दिया, कौन, सैमुअल्सन। ठीक है, अब इसी तरह अब आप आगे चलते हैं। साधारण भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, सो देखिए कि साधारण भाषा में धन अर्थशास्त्र से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियों अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। इन मानवीय गतिविधियों को किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की खरीदी करना, है ना, मतलब खरीद रहा है, व्यक्तिक स्तर की आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि ये अगर कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय करता है, खरीदता है, तो उसको कहेंगे व्यक्तिक स्तर की आर्थिक गतिविधि। इस प्रकार किसी परिवार, सरकारी या निजी कंपनी द्वारा की गई गतिविधि सामूहिक आर्थिक गतिविधि कहलाती है। समझ पाए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर ले चलते हैं और इसको याद रखना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए। कहता क्या है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, कहता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में लिखा गया, किनके द्वारा, प्रोफेसर आपका मार्शल द्वारा, अल्फ्रेड, है ना, मार्शल द्वारा। अगला कहता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में लिखा गया, किनके द्वारा, रॉबिन्स द्वारा। ठीक है, अब उनके बाद कहता है कि द थ्योरी ऑफ इनकम। ठीक है, द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये आपका किनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये आपको लिखा गया प्रोफेसर J.M. किन्स द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का हम लोग देखें कि अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तकें 3 अर्थशास्त्री ने लाए और तीनों का आपका बुक का विवरण देखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए, नोट भी करना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अर्थशास्त्र का महत्व, सैद्धांतिक महत्व, व्यवहारिक महत्व। अगर अर्थशास्त्र के महत्व देखना है तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, सैद्धांतिक महत्व में और व्यवहारिक महत्व में। सैद्धांतिक महत्व में कौन सा पॉइंट को लिया गया है। सैद्धांतिक महत्व उसे कहते हैं जैसे ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, सिद्धांत में वृद्धि हो, तर्क में वृद्धि हो, विश्लेषण में वृद्धि हो, कल्याण में वृद्धि हो, या अन्य शास्त्रों के संबंध में ज्ञान में वृद्धि या ज्ञान हो, तो वैसे स्थिति को हम लोग, वैसे पॉइंट को इस तरह से कि जो हो रहा है उसको सैद्धांतिक महत्व कहेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं व्यवहारिक महत्व। व्यवहारिक महत्व में क्या है कि उत्पादकों को लाभ, ठीक है, उत्पादकों को लाभ, श्रमिकों को लाभ, ये क्या है, व्यवहारिक महत्व ना। उपभोक्ताओं को लाभ, व्यापारियों को लाभ, राजनीतिज्ञों को लाभ, प्रबंधकों को लाभ, और आपका है विद्यार्थियों को लाभ, वैज्ञानिकों को लाभ, सरकार को लाभ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का ये हम लोग पॉइंट अभी जो देखे व्यवहारिक महत्व की इस तरह से लाभ होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। कहता क्या है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं और जिन्हें 2 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, कि आप अभी का जो व्यक्ति सब है ना, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उनके विभिन्न क्रिया है। ठीक है, और किस किस क्रिया के लिए इच्छा पूर्ति करने के लिए वो व्यस्त रहते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आर्थिक क्रियाएं, आप लोग सभी को जानते हैं, है ना, कि रुपया पैसा में आपका
सुबह होता है और सब लगे जाते हैं, समझ गए, व्यस्त रहते हैं। उसी तरह एक और भी अनार्थिक क्रिया, ठीक है। अब देखिए आर्थिक क्रिया में कैसा कैसा लिया जाता है। तो बताया जा रहा है कि मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा धन और संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। और ये पर डे सभी कोई करते हैं, समझ गए। इनका मानक मौद्रिक मूल्य, ठीक है, सॉरी, इनका मापन जो है मौद्रिक मूल्य के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। मतलब आप जो क्रिया कर रहे हैं धन संपत्ति जुटाने के लिए, है ना, तो उसका आपका जो मेहनत है उसको कैसे मापा जाता है, मौद्रिक मूल्य के माध्यम से। इसलिए क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती है। इसलिए बताया जा रहा है कि यही क्रिया जो है, अगर एक व्यक्ति अगर रुपया पैसा कमाता है, अगर उसका मौद्रिक मूल्य में वृद्धि होता है, समझ गए, उनका व्यक्तिगत रुपया पैसा कमाई होता है, तो इस तरह से हमारे देश का राष्ट्रीय आय में भी, मूल्य में भी वृद्धि देखने को मिलता है। तो वही बताया जा रहा है। जैसे उदाहरण में बताया जा रहा है कि कोई व्यवसाय करना, अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो, या फिर कह सकते हैं नौकरी करना, है ना, बहुत सारा ऐसे कार्य हैं। चलिए अब देखते हैं अनार्थिक क्रिया में। आर्थिक क्रिया आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अनार्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रिया के देखने के बाद अनार्थिक क्रिया क्या कहता है, सो देखिए, ठीक है। मानव द्वारा सामाजिक, धार्मिक अथवा भावनात्मक आवश्यकताओं की, क्या क्या, सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक, ठीक है, भावना से जो जुड़ी हुई बात हो, आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए सभी कार्य अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। कौन सा, वो सब क्या आएगा आपका, अनार्थिक क्रिया के श्रेणी में आएंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इन कार्यों से व्यक्ति को, ठीक है, आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। क्या कहता है कि आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, न कि धन अथवा संपत्ति की, समझ गए, न कि धन अथवा संपत्ति को होता है। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि जरूरतमंद की सहायता करना, रक्तदान करना, ये सब क्या है, आत्मिक संतुष्टि, ठीक है। ये आपका क्या है, अनार्थिक क्रिया है। ये सब भी कार्य हम लोग करते हैं, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग का आज क्लास समाप्त होता है ना। मुझे विश्वास है कि क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। और अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और अधिक से अधिक दोस्तों को बतलाइए। आप लोग बता दें यूपीएससी जेपीएससी आपका पीसीएस जो एग्ज़ाम है ना, आपका बीपीएससी, समझ गए, इस तरह का तमाम आपका मेंस का जो एग्ज़ाम हो रही है, होगी, ठीक है, होती है। और फिर आपका नेट, आपका टेट, सीटेट, ऐसे जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत सारा हेल्पफुल साबित होने वाला है, ठीक है। बहुत आप लोग को सहायता देगा ये वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।